बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूं। शहबाज शरीफ साहब को आज लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और ये 3 रुकनी जो फुल बेंच बना था उसका फैसला 3-0 से आया। अगरचे शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिली है, लेकिन आज जो फैसल बुखारी साहब के दलाइल थे वो बड़े जानदार थे और इसके नतीजे में वो बड़े कन्विंसिंग किस्म के थे। और मैंने ट्वीट भी किया था कि फैसल बुखारी साहब ने आज बड़े जानदार दलाइल दिए। अगरचे लाहौर हाई कोर्ट में फजा यही थी कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत आज हो जाएगी, सबके ज़बान पर यही प्रोडिक्शन थी और ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि ये 2-1 से होगी। ज़्यादातर लोगों को लगता था कि जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा इसकी फेवर में जाएंगी ज़मानत की और डिसेंडिंग नोट जो है वो शहबाज रिजवी साहब देंगे। अब ये लोगों को क्यों लगता था, वो इस पर क्यों अपनी राय दे रहे थे, बहरहाल राय यही दे रहे थे, लेकिन ये भी नहीं हुआ। शहबाज रिजवी साहब ने भी ज़मानत की पर ही जो है वो का फैसला ही किया। लेकिन फैसल रजा बुखारी साहब के दलाइल आज क्या थे, क्योंकि कल जो है वो दलाइल दे चुके थे आजम नज़ीर तारड़ साहब और आज फैसल बुखारी साहब ने दलाइल देने थे, तो आज उन्होंने क्या दलाइल दिया और किस अंदाज में किया और मैंने क्यों कहा कि उनके दलाइल बड़े जानदार और शानदार थे, ये अभी आप वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन आज जैसे ही 10:40 पर कोर्ट का आगाज हुआ, कार्रवाई का आगाज हुआ और रोस्टम पर आए फैसल बुखारी साहब और उनके कोलीग्स और दूसरी तरफ से अमजद परवेज और आजम तारड़ साहब, तो फैसल रजा बुखारी साहब ने बोलना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने कहा कि जज साहब मैं जो है ना वो सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि कल जो इन्होंने रिमार्क्स एक मौजूद जज साहब के बारे में इस्तेमाल किया आजम तारड़ साहब ने, वो डेरोगेटरी थे, वो कंटेप्चुअस थे और इनको इस पर माफी मांगनी चाहिए और अपना बयान वापस लेना चाहिए। तो ये सुन के आजम नज़ीर तारड़ साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने खुद कुछ नहीं कहा, जो कुछ फैसले में लिखा हुआ मैं उसकी बात कर रहा था। और उन्होंने कहा कि मुझे 30 साल हो गए इस अदारे को सर्व करते हुए और आज आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने अल्फाज पे माफी मांगूं, अल्फाज वापस लूं, आपको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। तो ये बहस जो है वो बढ़ गई। ये किन रिमार्क्स की बात हो रही थी, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कह दिया था कि जी उस वक्त तो जमानत का फैसला हो गया था, बाद में एक जज साहब ने जो है फैसला तब्दील कर लिया। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनकी दलील ये थी कि मैंने तो ठीक कहा है, उस वक्त तो जमानत अनाउंस हो गई थी, बाद में एक जज साहब की राय मुख्तलिफ आ गई, लेकिन इसको दूसरे मायनों में लिया। लेकिन बहरहाल जो मौजूद पैनल सामने बेंच बैठा हुआ था उन्होंने इन दोनों की लड़ाई झगड़े पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि आप जरा मेरिट पर आ जाएं, छोड़ें इन बातों में, हम इंटरेस्टेड नहीं है, आप केस पर आ जाएं। और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने कहा कि इफ यू आर नॉट इन द मूड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वी कैन पोस्टपोन इट। और फिर उन्होंने कहा कि गो टू द आर्गुमेंट्स, आप मेरिट्स पर आ जाएं, आर्गुमेंट्स पे आ जाएं, और उन्होंने इस बात को रफा दफा किया। यहां से दलाल शुरू होते हैं फैसल रजा बुखारी साहब के। फैसल रजा बुखारी साहब ने शुरू में तो यह बताया कि जनाब इस केस में 15 मुल्जिमान हैं, 9 ट्रायल का सामना कर रहे हैं और 6 मफरूर हैं, 4 इनमें से रिश्तेदार हैं, इस 15 में से 4 शहबाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं। इन रिश्तेदारों में हमजा शहबाज हैं, सलमान शहबाज हैं, नुसरत शहबाज हैं, राबिया इमरान है और हारून यूसुफ हैं, ये 5 रिश्तेदार हैं। और इन टोटल 9 में से 6 जो लोग मफरूर हैं 15 में से, वो सलमान शहबाज हैं, नुसरत शहबाज हैं, राबिया इमरान हैं, हारून यूसुफ हैं, सैयद, ये 4 तो रिश्तेदार हो गए, सैयद ताहिर नकवी और अली अहमद है। तो ये जो हैं वो तफसीलात इस केस के में जो मुल्जिमान और शरीक मुल्जिमान हैं उनके बारे में बताई और उन्होंने कहा कि कई मरतबा इनको नोटिस दिए गए हैं, लेकिन इन्होंने सवाए हमजा के किसी ने ज्वाइन नहीं किया और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बना, इसलिए हम नहीं जान पाए कि ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आई, इनके असासे कहाँ से आए, इन्होंने कैसे असासे बनाए, क्योंकि ये किसी कॉल अप नोटिस का जवाब ही नहीं देते। अब यहाँ पर फैसल बुखारी साहब ने असासों की तफसील बताना शुरू की। फैसल ये आज की जो समाअत थी वो तकरीबन 2 घंटे पर मुश्तमिल थी, जिसमें से 1.25 घंटा 1.5 घंटा जो है फैसल बुखारी साहब ने लिया। अब मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसरन आपको बताऊं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब जो असासों की तफसील उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि 1990 में असासे जो हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके बच्चों के, वो 2.1 मिलियन के थे, यानी 21 लाख रुपए के। 1990 में 21 लाख रुपए के इनके असासे थे। 1998 में 14.85 मिलियन यानी 1 करोड़ 48 लाख रुपए हो गए। अब 1998 में इनके असासे 1.5 करोड़ रुपए थे और वजाहत की गई कि इसमें विरासती बिजनेस शामिल नहीं है, ये ना समझा जाए कि विरासत से जो पैसे मिले वो इसमें शामिल हैं, ये इनके असासे हैं। फिर 2018 में असासे जो हैं वो 7,328 मिलियन के हो गए, ये बनते हैं 7 अरब 32 करोड़ रुपए। 7 अरब 32 करोड़ के असासे 2018 में हुए। अब ये पॉइंट ये एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे फैसल बुखारी साहब कि 1998 से 2018 20 साल के अरसे में इनके असासों में कितने गुना इजाफा है, यानी कि 1.5 करोड़ से 7 अरब के असासे।
फिर उन्होंने प्रॉपर्टी की तफसील बताई और ये बड़ी दिलचस्प है, ये जरा इस पे कुछ निकात है वो जरा देखिएगा। उन्होंने कहा कि 96H मॉडल टाउन 10 कनाल की ये प्रॉपर्टी है, 12 करोड़ 80 लाख रुपए इसकी मालियत बनती है, जो कि 128 मिलियन बनते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब की अहलिया के नाम है, मॉडल टाउन की जो 10 कनाल की प्रॉपर्टी है। और ये कह रहे हैं कि ये जगह 2010 से 2018 तक सीएम कैंप ऑफिस भी रह चुका है। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज 2005 के बाद बनाई गई जब टीटीज आना शुरू हुई। ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है, 2005 में टीटीज आना शुरू हुई और 2005 में प्रॉपर्टीज बनना शुरू हुई। अब जितनी प्रॉपर्टीज की तफसील मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो की तफसील आज कोर्ट में बताई गई। और जब ये बताई जा रही थी तो सब लोग बड़े हैरान थे। बहुत सारे लोगों के लिए ये नया इंकशाफ था कि इतनी तफसील से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज की तफसील नैब के पास मौजूद है और उसका सोर्स नहीं पता कि ये कहां से पैसे आए थे इनको खरीदने के लिए। अच्छा जी, अब 2005 में उन्होंने कहा कि पहली प्रॉपर्टी बनी और पहली टीटी भी 2005 में आई। दूसरी प्रॉपर्टी, पहली तो मॉडल टाउन की बताई, दूसरी प्रॉपर्टी उन्होंने बताई निशात लॉजेस की। ये डूंगा गली में है, 9 कनाल की ये प्रॉपर्टी है, इसकी मालियत बनती है 57.84 मिलियन, यानी 5 करोड़ 78 लाख रुपए। और ये प्रॉपर्टी भी नुसरत शहबाज के नाम है। अब देखिए, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो भी होता है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं रखता क्योंकि उसको हिसाब देना पड़ता है, वो बीवी बच्चों फैमिली के नाम पर रखता है। तो ये कोई अनहोनी बात शहबाज शरीफ साहब ने नहीं की जिससे उनको बेनिफिट मिला है या मिल रहा है। अब एलडीए जुडिशियल कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी है 6 कनाल की, ये हमजा साहब के नाम है, इसकी मालियत 136 मिलियन यानी 13 करोड़ 64 लाख रुपए है। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी डीएचए में है, एक घर है और एक प्लॉट है, इसकी मालियत 38 मिलियन बनती है और ये तहमीना दुरानी साहब जो शहबाज शरीफ साहब की दूसरी वाइफ है उनके नाम पर है। और तहमीना दुरानी साहब से जब नैब ने पूछगछ की थी तो तहमीना दुरानी साहब ने बताया था कि ये उनके शौहर ने उनको गिफ्ट किया है, यानी खुद तस्लीम किया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी उनके शौहर ने उनको गिफ्ट की है। इसीलिए तहमीना दुरानी साहब को एक्यूज में नहीं बनाया गया और मुल्ज़िमान में शामिल नहीं किया गया, ये फैसल बुखारी साहब ने कहा। लेकिन शौहर ने इनको प्रॉपर्टी खरीद के देने के लिए पैसे कहां से लिए ये नहीं पता। अच्छा, फिर विस्प्रिंग पाइन इस्लामाबाद में भी 2 विलाज हैं जो कि 14.7 मिलियन इसकी प्रॉपर्टी बनती है, मालियत बनती है 1.5 करोड़ रुपए और ये तहमीना दुरानी साहबा के नाम है। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी है भरवाना चिन्योट में ज़रई राजी है, ये 391 कनाल की राजी है, 391 कनाल 12 मरले और ये हमजा और शहबाज साहब के नाम है और ये 95.77 मिलियन यानी तकरीबन 10 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज कितने करोड़ों रुपए की हैं और इसका जो सोर्स है कि कहां से खरीदेंगे, इसके पैसे कहां से आए, इसको स्टैब्लिश उन्होंने किया है कि ये टीटीज के पैसों से, यानी जो टीटीज आई थी उससे जितने पैसे आए थे उनसे ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई, क्योंकि वो ये समझते हैं कि 2005 में प्रॉपर्टीज बनना शुरू हुई, 2005 में टीटीज आना शुरू हुई। ठीक है जी। अब ये इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये तो प्रॉपर्टीज हो गई। अब इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो 13 इंडस्ट्रियल यूनिट अलग हैं, उसकी जो वर्थ है वो है 2.7 अरब रुपए, 2.7 अरब के साथ हैं, जिनमें जो है वो शरीफ डेयरी फार्म है, रमजान एनर्जी लिमिटेड है, शरीफ मिल है, क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड है, चिन्योट पावर लिमिटेड है, अल अरबिया शुगर मिल है, रमजान शुगर मिल है। ये जो है फैसल बुखारी साहब ने आज बताया और उन्होंने कहा ये सारी इंडस्ट्रीज 2005 के बाद वजूद में आई, ये ज़हन में रहे, ये विरासती नहीं है, ये 2005 के बाद इन्होंने उनके शहबाज शरीफ और उनके बच्चों ने लगाई। फिर फैसल बुखारी साहब ने बताया कि अब मैं आता हूं बेनामी कंपनियों की तरफ। तो एक कंपनी है जी फेमस गुड नेचर कंपनी, जीएनसी जिसको कहते हैं, एक कंपनी यूनिटास है, एक बेनामी कंपनी जो है मदनी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, एक निसार ट्रेडिंग कंपनी है। ये मामूली मुलाजमों के नाम पर कंपनियां हैं लेकिन अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन इसमें हो रही हैं। तो फैसल बुखारी साहब का कहना था कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम है, इसमें शहबाज शरीफ साहब के ये सब फ्रंटमैन और फ्रंट कंपनियां हैं। बाकी नजवी साहब ने पूछा कि क्या इन कंपनीज में पिटिशनर भी शेयर होल्डर था, यानी आप ये सारा कुछ बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज हैं तो शहबाज शरीफ भी कहीं पर शेयर होल्डर है इन कंपनीज में या प्रॉपर्टीज में। तो फैसल बुखारी साहब ने कहा कि नहीं, मगर इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इस पिटिशनर के जो है बेनामीदार हैं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने टीटीज की तफसीलात बताई फैसल बुखारी साहब ने, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो रिश्तेदारों के नाम है पहले उनके नाम बताए, फिर बाद में वो लोग जो रिश्तेदार नहीं है उनके नाम पर टीटीज आई वो बताई। नुसरत शहबाज साहबा की उन्होंने कहा कि 299 मिलियन के असासे हैं, तकरीबन 30 करोड़ रुपए के बनते हैं। उन्हें 26 टीटीज आई जिनकी मालियत 147 मिलियन थी और उन्होंने इन पैसों से जो कि टीटीज के जरिए आए उससे प्रॉपर्टीज खरीदी। अच्छा, बाकी नजवी साहब ने यहां पर सवाल किया
ये मालियत आपने आज के हिसाब से कैलकुलेट की है, ये प्रॉपर्टीज बता रहे हैं इतने मिलियन की हैं, इतने करोड़ की हैं, इतने अरब की हैं, ये प्रॉपर्टीज आप आज के हिसाब से बता रहे हैं या जब इन्होंने खरीदी तब के हिसाब से बता रहे हैं? उन्होंने कहा जनाब हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू उन्होंने अपने एसेट्स में डिक्लेयर की है हम वो मालियत बता रहे हैं, हालांकि इससे ज्यादा मालियत बनती है लेकिन इन्होंने मोहतात रहकर डिक्लेयर किया तो हम वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद नुसरत शहबाज के बाद फिर जो है फैसल साहब ने बताया कि सलमान शहबाज की बात करते हैं। सलमान शहबाज साहब के 2 अरब 25 करोड़ के असासे हैं, अपनी खानदान में सबसे ज्यादा अमीर हैं, 2 अरब 25 करोड़ के असासे हैं। इनको 150 सीटीज आई जिनकी मालियत 1 अरब 60 लाख बनती है। फिर जज साहब ने सवाल किया कि जब ये टीटीज इनके पास आना शुरू हुई तो तब सलमान शहबाज साहब की उम्र कितनी थी? तो बताया गया ये 1982 की पैदाइश हैं और उस वक्त उनकी उम्र जो है वो 23 साल थी 2005 में। तो 23 साल की उम्र में जनाब ये अरबों रुपए की टीटीज इनको वसूल हो रही थी सलमान शहबाज साहब को, जिससे ये स्टैब्लिश होता है कि ये इनके पैसे नहीं थे, इनके वालिद साहब के पैसे थे, उनका बिजनेस था जो डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ये पॉइंट एस्टैब्लिश किया गया कि 23 साल की उम्र में एक शख्स इतने अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कैसे ओन कर सकता है, जबकि कहीं पर विरासत में भी जाहिर नहीं हो रहा कि शहबाज शरीफ साहब ने इसको विरासत की हो। फिर हमजा के बारे में बताया गया 533 मिलियन के असासे जो हैं वो उनके हैं और 23 टीटीज आई, 181 मिलियन उनकी मालियत थी। राबिया के 57 मिलियन के असासे हैं और 10 टीटीज आई। जवेरिया के 31 मिलियन के असासे हैं और 7 टीटीज आई। अब ये रिश्तेदारों की टीटीज की तफसील बताने के बाद उन्होंने बताई उन लोगों की तफसील जो रिश्तेदार नहीं हैं। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया मुश्ताक चीनी का। उन्होंने कहा कि 503 मिलियन की टीटीज आई और मुश्ताक चीनी का बयान कल फैसल बुखारी साहब ने पढ़ के सुना दिया था, जिसमें उसने कहा कि जी मुझे इसका से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं तो चीफ मिनिस्टर का बेटा था, मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था, मैं दबाव में था और मैंने ये सब किया। उसके अलावा ताहिर नकवी हैं, वो मफरूर हैं और फैसल बुखारी साहब का कहना था कि मामूली तनख्वाह पर मुलाजिम थे और 144 मिलियन की टीटीज इनके अकाउंट में आई। फिर निसार गिल साहब, निसार गिल के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, ये 2009 से 2018 तक सीएम सेक्रेटेरिएट में रिहाइश वजीर भी रहे और शहबाज शरीफ साहब के पॉलिटिकल डायरेक्टर भी रहे, डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर्स भी रहे। इनकी अपनी जो रिटर्न्स डिक्लेयर हैं जाती, वो 2015 में 3.5 मिलियन है, यानी 2015 में ये 35 लाख रुपए के मालिक थे टोटल। और 2015 में गुड नेचर कंपनी बनी और इनके अकाउंट में, इस कंपनी के अकाउंट में 1.8 बिलियन जो है वो आए और नहीं पता कि वो कहां से आए। 1.8 बिलियन, ठीक है जी, यानी तकरीबन 2 अरब के करीब करीब हो गए, 2.25 अरब। तो ये आए निसार गिल साहब जिनकी अपनी माल 2005 में इनकी, तो फिर जाहिर है ये इस असासे के ये ऑनर नहीं होंगे, कोई और होगा, शहबाज शरीफ होंगे या कोई और होगा। अली अहमद खान एक और है, वो वज़ीर आला के डायरेक्टर स्ट्रेटेजी रहे, ये गुड नेचर कंपनी के डायरेक्टर थे। इनके अकाउंट जो हैं वो हारून यूसुफ और इनको ऑपरेट करते थे, जो कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं। ये नैब ने इनके पास सबूत मौजूद हैं। फिर एक और साहब है राशिद करामत। राशिद करामत जो है वो बड़े मिस्कीन सी तबीयत शक्ल के आदमी हैं। अगर आप इनको जो है वो कोर्ट में ये आते रहते हैं जब भी पेशी होती है, तो ये जो राशिद करामत साहब हैं ये मामूली से, यानी आप उनके हुलिये से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बेचारे बहुत सादा से जो है वो शख्सियत के मालिक हैं, जो सही से बात करना भी नहीं जानते। और ये उनके जिसको जो है वो शहजाद अकबर साहब चपरासी कहते हैं, चले मैं चपरासी नहीं कहता, लेकिन उनके जो है वो 17-18 हज़ार रुपये की मामूली तनख्वाह पर ये मुलाजिम थे। अब ये निसार ट्रेडिंग कंपनी के जो हैं वो सोल प्रोप्राइटर थे। इनके अकाउंट में 515 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है इनके अकाउंट में आई और ये बताया गया कि ये मामूली अकाउंट में तनख्वाह पर मुलाजिम थे। तो यूं इसमें जो है इस अकाउंट में 55 मिलियन रुपए तो सिर्फ पार्टी फंड के नाम पर आए, जो बाद में जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास चले गए। तो ये इन टीटीज की तफसील बताने के बाद फैसल बुखारी साहब ने कहा कि पैसे इर्द गिर्द के लोगों के अकाउंट में आते और जरूरत के तहत शहबाज शरीफ को दिए जाते हैं। अब ये सुनिएगा जरा, बहस हुई फैसल बुखारी अमजद परवेज साहब की, जब ये दलील दी फैसल बुखारी साहब ने कि पैसे इर्द गिर्द के लोगों के अकाउंट में आते और जरूरत के तहत शहबाज शरीफ साहब के पास चले जाते, तो अमर परवेज साहब ने कहा कि अगर आप दिखा दें 10 रुपए भी अगर किसी के अकाउंट से शहबाज शरीफ साहब के पास आए हैं तो मैं अभी कोर्ट रूम छोड़ के चला जाऊंगा। तो फैसल बुखारी साहब ने कहा तो वो जो 70 लाख उनकी जो है वो बीवी की तरफ से उनको आए थे, तो उन्होंने कहा अमजद परवेज साहब ने तो वो तो बीवी की तरफ से आए थे, तो उन्होंने कहा जनाब तो बीवी के पास कहां से आए थे, टीटीज के जरिए आए थे ना, टीटीज के जरिए बीवी के पास आए, बीवी से शहबाज शरीफ साहब के पास आ गए, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने टीटीज के पैसों को इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, अब बाकी नजवी साहब ने पूछा कि क्या आपने इन्वेस्टिगेट किया है कि जो टीटीज के पैसे हैं ये कहां से आए थे, और ये जो आप कहते हैं कि बोरियां भर भर के पैसे वहां पर आते थे मॉडल टाउन में
और उसको कैश बॉक्स गिनते थे, फिर जाकर कहीं और जमा करा के आते थे। ये पैसे कहां से आते थे, ये किसके थे, इसका मालिक कौन था, और ये पैसे क्या किकबैक्स के थे? क्या आपने इन्वेस्टिगेट किया है कि इन्होंने करप्शन किया है, किकबैक्स के पैसे हैं? ये वही आर्ग्यूमेंट है जो कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी देते हैं कि भाई अगर हमने करप्शन किया तो बताएं कहां से किकबैक्स लिए हैं, बताएं कहां से माल खाया, कहां से रिश्वत ली है, कहां से कमीशन खाया है, कुछ तो बताएं। यही सवाल बाकी नजवी साहब ने भी किया कि इन्वेस्टिगेट किया आपने। फैसल बुखारी साहब ने कहा कि जनाब पहले तो उन्होंने कहा कि हमने चेक किया तो पता चला कि ये टीटीज जो लोग जिनके नाम पर आ रही हैं वो तो उनमें से लोग कई तो कहते हैं कि जी हमारा है, हमारा तो पासपोर्ट भी बना हुआ नहीं है, हम तो कभी मुल्क से बाहर गए नहीं, हमारे नाम से बाहर से टीटी कैसे आ गई, हम तो मामूली लोग हैं, हमने तो इतने पैसे कभी देखे नहीं। उन्होंने कहा मैं ये नहीं पूछ रहा, उन लोगों ने जो कहा सो कहा, मैं ये पूछ रहा हूँ ये पैसे थे किसके, आते कहां से थे, ये बोरियों में भरता था, ये किसके पैसे थे, कहां से आए? तो इस पर जो है फैसल रजा बुखारी साहब ने कहा कि जनाब नैब का जो कानून है, फिर उन्होंने 9A5 पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा नैब का कानून ये कहता है कि जब आपके आमदन और आपके असासे में डिफरेंस हो, या आपके और आपके बेनामीदारों या आपके डिपेंडेंट्स जो हैं उनके असासे आपके आमदन से जायद हो, तो ये जो डिफरेंस है ये आपकी जिम्मेदारी आप प्रूव करें कहां से आई, मुल्जिम की जिम्मेदारी है प्रूव करें। और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि नैब का कानून ये कहता है कि अगर आपके आमदन और असासे में फर्क है, नैब का कानून ये कहता है, सही है गलत है ये अलग बहस है, लेकिन वो साबित करे खुद कि उसकी ये जो डिफरेंस आ रहा है क्यों आ रहा है। तो ये इसका जवाब उन्होंने दिया। अमजद परवेज साहब ने यहां पे इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि जनाब इनके पास दरअसल इस सवाल का जवाब है ही नहीं कि ये पैसे कहां से आए और करप्शन कहां पर हुई। तो इसके बाद फैसल बुखारी साहब ने कहा कि ये बता दें कि 2005 से पहले इनके असासे क्या थे। तो बाकिर नजवी साहब ने कहा कि ये तो आप सलमान शहबाज की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके असासे आप बता रहे हैं 2 अरब के और उनके बच्चों के, बाकी लोगों के, तो इसका शहबाज शरीफ साहब से क्या ताल्लुक है, साबित करें कि ये लोग जो है इनके बेनामीदार हैं। तो बुखारी साहब ने कहा कि जनाब अगर ये सलमान शहबाज साहब और उनकी अहलिया इनके बेनामीदार नहीं हैं और वो घर उनके जाती हैं, तो फिर ये बताएं ना कि शहबाज शरीफ साहब ने उस घर को 10 साल तक सीएम हाउस कैंप ऑफिस क्यों डिक्लेयर किया रखा था। बहरहाल इस आर्गूमेंट, ये उनका एक आर्गूमेंट था। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के असासों की बात आई। फैसल बुखारी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के जो असासे हैं उनकी मैं बताता हूं तफसीलात। तो उनके जो असासे हैं वो 27 करोड़, उनकी डिक्लेयर्ड आमदन से 27 करोड़ ज्यादा हैं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कोई बिजनेस की तफसील नहीं बताई हुई कि इनका बैंक अकाउंट कहां है, अगर इन्होंने कोई बिजनेस किया तो कहां किया, किस नौयत का बिजनेस था, वहां क्या होता था। और इन्होंने ज़राअत की आमदन 76 मिलियन जाहिर की है, जबकि हमने जब इसकी तफसीलात माल खाने से और इधर से चेक की हैं तो सिर्फ 13 मिलियन बनती है। तो ये भी उन्होंने ज़्यादा जाहिर किए हैं, यानी पैसे कहीं और से आए हैं। फिर बुखारी साहब ने कहा कि इन्होंने 3.8 मिलियन की फॉरेन इनकम जाहिर की है, इसकी तफसीलात भी मालूम नहीं है। फिर 7.35 का इनको गिफ्ट मिला है। तो ये कुल मिला के तकरीबन 26.69 यानी 27 करोड़ रुपए बनते हैं। अब आखिर में फैसल बुखारी साहब ने जो है ना वो दलाइल दिए हैं हार्डशिप की बुनियाद पर, क्योंकि बुनियादी तौर पर मेरिट्स तो बात हो ही रही है, हार्डशिप भी इसकी बुनियाद है। फैसल बुखारी साहब ने कहा कि जो मुलजिम को जेल में सिर्फ 7 महीने हुए हैं, इससे हार्डशिप का केस नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि साल से वो बंद है, सिर्फ 7 महीने हुए हैं। दूसरा उन्होंने कानून पढ़ के सुनाया कि किस किस वजह से हार्डशिप की बुनियाद पर जमानत मिल सकती है, क्या क्या हो तो हार्डशिप पर जमानत मिल सकती है। और उन्होंने कहा कि इनमें से कोई एक भी मसला जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ दरपेश नहीं है। बाकिर जो है नजवी साहब ने कहा कि क्या ट्रायल में जो ताखीर है वो कभी पिटिशनर की तरफ से भी हुई है। तो फैसल बुखारी साहब के साथ एसोसिएट खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जनाब कई दफा ऐसा हुआ है कि इनकी वजह से ट्रायल नहीं हो सका, यानी समात नहीं हो सकी नैब कोर्ट में। तो इस पर अमजद परवेज साहब ने कहा कि जनाब ये गलत कह रहे हैं, मेरी वालदा की मैयत घर पे पड़ी हुई थी और मैंने आके कोर्ट प्रोसीडिंग्स अटेंड की थी और जरा मुकम्मल की थी और बाद में जाके जनाजा हुआ था। तो ये तो अखबारों में भी रिपोर्ट हुआ था। बहरहाल इस पर जो है वो फिर जो फैसल बुखारी साहब ने कहा कि मैं असद गुराल साहब की जजमेंट पढ़ना चाहता हूं। तो उन्होंने उनकी जजमेंट भी पढ़ के 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट निकाले और उन्होंने कहा कि असद गुराल साहब ने फैसले में लिखा है कि पिटिशनर अगरचे 70 साल का है और कैंसर सर्वाइवर है, लेकिन इसकी सेहत बिल्कुल स्टेबल है, इसको जेल में सेहत की सहूलियात मिल रही हैं, मेडिकल चेकअप होता है, इनके साथ कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हार्डशिप बने। और उन्होंने कहा कि पिटिशनर ने कोई एडिशनल मेडिकल रिपोर्ट भी साथ में अटैच नहीं की जिससे बताया गया कि इनकी हेल्थ खराब हो रही है। तो इसलिए हेल्थ ग्राउंड जो है या कैंसर का सर्वाइवर होना ये ग्राउंड नहीं बनती और 70 साल का होना ये ग्राउंड नहीं बनती। तो इन्होंने ये पढ़कर सुनाई और फिर जो है वो अजल तार साहब ने कहा कि मैं सरफराज डोगर साहब की जजमेंट पढ़ना चाहता हूं। तो उन्होंने 10-15 मिनट लगा के वो जजमेंट पढ़ी और उसके पॉइंट्स को हाईलाइट किया। ये सारा कुछ सुनने के बाद ये बैठे हुए थे जनाब अली बाकर नजवी साहब, ये आलिया नीलम साहिबा बैठी थी, इधर जस्टिस शहबाज रिजवी साहब बैठे हुए थे। तो अली बाकर नजवी साहब ने पहले सरगोशी की आलिया नीलम साहिबा के कान में,
फिर इनके कान में सरगोशी की और विद इन 30 सेकंड्स मेरा ख्याल है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि दिस इज़ अ यूनानिमस डिसीजन, यूनानिमसली हम ये फैसला कर रहे हैं कि बेल इज़ ग्रांटेड। और जैसे ही उन्होंने कहा वोट कर चले गए और कमरा अदालत मुबारक हो के नारों से गूंज उठा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।